डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को वापस लेने के 3 महीने बाद सरकार एक नए ड्राफ्ट बिल के साथ हाजिर हुई है। केंद्र सरकार नए बिल का नाम बदलकर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 कर दिया है। सरकार इस ड्राफ्ट बिल पर 17 दिसंबर तक लोगों और स्टेक होल्डर्स के सजेशंस मांगे हैं। सरकार चाहती है कि इस बिल को बजट सेशन में पास हो जाए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ राजेश सिंह। साल 2014 के बाद देश में आई डिजिटल क्रांति ने हर छोटी बड़ी चीज की निर्भरता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ा दी है और इसके साथ आपके डाटा पर सेंधमारी का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसने जन्म दिया है सबसे बड़ी बहस को, आखिर कैसे अपने डाटा की सुरक्षा की जाए। कई कोशिशों और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद अब केंद्र सरकार एक बार फिर से संशोधित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का प्रस्ताव लेकर आई है और इस नए ड्राफ्ट बिल के तहत डाटा का गलत इस्तेमाल करने वाले कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान भी तय किया गया है। साथ ही डाटा यूजर को भी इस बिल में कई तरह के राइट्स दिए गए हैं। तो आज इस खास शो में इसी विषय पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल रहेगा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में लंबे समय से डाटा प्रोटेक्शन को लेकर बहस हो रही है। रोजाना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। ऐसे में डाटा की सुरक्षा को लेकर रोजाना सवाल उठते हैं। खासकर वो लोग जो टेक्नोलॉजी को लेकर सजग नहीं हैं, उनके लिए डाटा की सुरक्षा अहम बात है। लेकिन हमारे देश में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और उसके दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने पर्सनल डाटा के प्रोटेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार नए संशोधित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का प्रस्ताव लेकर आई है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के ड्राफ्ट को पेश करते हुए सरकार ने इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि संशोधित बिल में डाटा का गलत इस्तेमाल किए जाने पर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार अब एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाएगी जो कंज्यूमर्स की शिकायतें सुनने के बाद उसे हल भी करेगा। केंद्र की तरफ से इस कानून के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड की स्थापना भी होगी जिसे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाएगा। नए बिल के मुताबिक अगर कोई यूजर अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करता है तो कंपनी को भी उसका डाटा डिलीट कर देना होगा। कंपनी यूजर का डाटा तब तक रख सकती है जब तक यूजर का व्यावसायिक उद्देश्य पूरा नहीं होता। अब से यूजर्स के पास अपने पर्सनल डेटा में सुधार करने और उसे मिटाने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही कम उम्र के बच्चों को कंपनियां ट्रैक नहीं कर पाएंगी और कई मामलों के लिए पेरेंट्स की इजाजत की भी जरूरत होगी। नए डिजिटल पर्सनल डेटा बिल में बायोमेट्रिक डाटा के मालिक का अपने डेटा पर पूरा अधिकार होगा। यहाँ तक कि अगर किसी कंपनी को अपने कर्मचारी की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत होगी तो भी कर्मचारी की अनुमति या सहमति जरूरी होगी। अब आपको बता दें कि आखिर ये बिल जरूरी क्यों है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में बाकी देशों की तरह पर्सनल डाटा की सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है। इसका फायदा डाटा इकट्ठा करने वाली कंपनियों को मिलता है और वो कंपनियां बिना अपने यूजर की इजाजत के इस डाटा का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करती हैं। लेकिन अब से लोगों के पास अपने डेटा को सुरक्षित करने का अधिकार होगा। ईटी नाउ स्वदेश। तो इस डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पर, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन 2022 पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आर चंद्रशेखर, जो कि पूर्व आईटी और टेलीकॉम सेक्रेटरी थे, अभी हैं चेयरमैन सेंटर फॉर डिजिटल फ्यूचर के। डॉक्टर चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। हमारे साथ जुड़ गए हैं अपार गुप्ता, जो कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन से हैं। हमारे साथ विनायक गोडसे भी जुड़ गए हैं, जो कि सीईओ हैं डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आर चंद्रशेखर साहब, अब आपके पास आना चाहेंगे। जो नई बिल आई है, जो ड्राफ्ट बिल आई है, आपको क्या लगता है इसका नाम सिर्फ बदला गया है या इसमें उन सारे कंसर्न्स को किया गया है जो स्टैंडिंग कमेटी ने उठाई थी, या फिर बहुत सारे एमएनसी कंपनी जो कि उठाए थे, जैसे कि अमेजन, ट्विटर, गूगल एक्सेट्रा? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि इस बिल और पहले वाले बिल में आसमान जमीन का अंतर है। पहले वाला बिल पे मेन ऑब्जेक्शन ये था कि वो बहुत ही कम्बरसम और डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट और कई सारे मुद्दों को उसी बिल में लाया गया। जैसे कि नॉन पर्सनल डेटा भी लाए थे
और सोशल मीडिया भी लाए थे, और कंप्लायंस के जो स्टिपुलेशंस थे वो बहुत भारी किस्म के थे, और लोकलाइजेशन का भी उसमें इंक्लूड किया गया। सो इस तरह से कई सारे ऑब्जेक्टिव्स एक ही बिल में लाया गया, जिसके वजह से वो बिल बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। दूसरा, बिल बहुत ही डिटेल्ड था, और इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में भी मुश्किलें आने की संभावना बहुत ज्यादा था। तो अभी जो बिल है, इसमें सबसे पहला फायदा ये है कि इसका फोकस बहुत ही क्लियर और लिमिटेड है। यानी वो जो एक्सट्रेनियस और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब हटा दिया है, और इसका फोकस केवल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पे है। हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने रूलिंग में कहा था कि प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है, यानी उसको कोई भी कानून नहीं बदल सकता है, और कोई भी कानून में प्रिवेसी का कोई समझौता नहीं हो सकता है। तो वो ऑलरेडी एक गिवन है जो माना जाता है। तो ये जो बिल है ये प्रिवेसी बिल नहीं है, ये केवल एक डिजिटल डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में जो नॉर्म्स है, जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इस बिल में लाया गया। अच्छा, इस बिल में कई सारे बैलेंसेस करने की जरूरत थी सरकार के सामने। एक तो है कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स की जरूरत है जिससे डेटा प्रोटेक्ट हो सकता है, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी जो इनोवेशन के लिए और डिजिटल इकोनॉमी बढ़ने के लिए और हमारे लिए जो सर्विसेज हम सब चाहते हैं और जो हमारे कन्वीनियंस और फायदा के लिए होता है, उसके लिए गुंजाइश और स्पेस रखने के लिए। तो ये बैलेंस करने की जरूरत थी। दूसरी बात ये है कि बिल को सिंपल रखना, लेजिस्लेशन को सिंपल रखना, और डिटेल्स जितना तक हो सकता है रूल्स में बाद में लाने का है। पर सवाल ये है कि इतना भी सिंपल नहीं होना चाहिए कि जब कोर्ट के सामने कोई मुद्दा या कोई केस पेश होता है तो कोर्ट को ये साफ नजर आने चाहिए कि लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का इरादा क्या था। तो इतना भी सिंपल नहीं हो सकता है, पर बहुत ज्यादा भी डिटेल नहीं होना चाहिए। वो एक बैलेंस था। और तीसरा बैलेंस ये है कि सरकार को पब्लिक ऑर्डर के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और उन अपने सॉवरेन फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए जो पावर्स देने की जरूरत है, और दुनिया भर में हर देश में ये होता है, वो कैसे दिया जाए, पर विदाउट अननेसेसरी और अनड्यू इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। तो ये तीन बैलेंसेस इस लॉ में बैलेंस किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल कहा में कि इसको बिल को कंसाइज किया गया है और ये किया गया है। विनायक गोडसे साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बिल में एक कंडीशन ये रखा गया है कि सेलेक्टेड डेस्टिनेशंस में बिल आपके डाटा को आप भेज सकते हैं। पहले बिल में था कि लोकलाइज करना होगा, आपको विद इन इंडिया रखना होगा। इसमें क्या आपको लगता है कि आगे चल के कुछ ये हो सकता है कि ये सरकार का डिसीजन होगा तो सरकार इस पर पक्षपात कर सकती है? जो लास्ट टाइम का बिल में जो प्रोविजन था जिसमें लोकलाइजेशन एक प्रिंसिपल करके यूज किया था पर पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा, राइट। अगर उसको देखते हैं ओवरऑल इकोनॉमी जिस तरह से इवॉल्व हो रही है ग्लोबल, हम एक ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है, पिछले 30-40 साल में ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट होने का बहुत सारा बेनिफिट हमें एज अ कंट्री को मिला हुआ है। जॉब क्रिएशन बहुत अच्छे से हो गई है, अलग अलग लाइंस ऑफ सर्विसेज में हम काम कर रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारा ग्लोबल क्रिटिकल काम हम इंडिया से कर रहे हैं। हमारी जो वैल्यू चेन है सर्विसेज देने की, इन फाइनेंशियल सेक्टर, इन मेनी अदर सेक्टर सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं। जो हमारा दिन ब दिन एक्सेस सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है फॉर द लॉट ऑफ ग्लोबल डेटा इंडिया में फ्लो हो रहा है बेसिकली।
तो इन द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर इंडिया का सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू आईटी और बीपीओ सर्विसेज से आता है, हम अगर अभी आईओटी क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हमें लगता है कि और नए टाइप के सर्विसेज हम शायद यहाँ से ऑफर कर पाएंगे, तो उस केस में अगर हम खुद लोकलाइजेशन की बात करेंगे तो थोड़ा सा वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है फ्रॉम अदर साइड ऑफ कंट्री, बेसिकली अदर साइड से बेसिकली। तो उस केस में इंडस्ट्री के हिसाब से लोकलाइजेशन वाज एक जरूर एक प्रॉब्लम था। हमने बार बार गवर्नमेंट के पास गए हैं लोकलाइजेशन के जो प्रपोजल लास्ट बिल में था, तो उसको उन्होंने अभी एड्रेस करने की कोशिश की है। बट अभी हम ये भी जानते हैं कि जो अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में नेशनल सिक्योरिटी का रोल इसमें रहेगा। इसके हिसाब से गवर्नमेंट वुड लाइक टू कंट्रोल एटलीस्ट डेटा गोइंग टू सम कुछ ऐसे कंट्री में जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। पर इस प्रोविजन को जिस तरह से चेंज किया है उसको हम वेलकम करते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। हमें देखना है ये होगा कि क्या कुछ एक क्राइटेरिया होगा सो दैट उस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि कौन से कंट्री में डेटा अलाउ है, क्योंकि अदरवाइज अगर विदाउट एनी क्राइटेरिया के साथ अगर किया जाता है तो थोड़ा सा अब्रप्टनेस हो सकता है। डिसीजन जो बिजनेस के प्लान होते हैं उसको डिस्टर्बेंस हो सकती है। एक बिजनेस का प्लान होता है, आर्किटेक्चर जो होता है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो हम देखना चाहेंगे कि कोई क्राइटेरिया यूज करके इस तरह के डिसीजन लिया जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अपार गुप्ता, अब हम आपके पास आना चाहेंगे, आपसे हम इस चीज़ पे राय लेना चाहेंगे कि ये बिजनेस फ्रेंडली तो कर दिया गया है, डाटा जो ड्राफ्ट बिल है ये बिजनेसेस के लिए, काफ़ी बड़ी कंपनियों के लिए काफ़ी फ्रेंडली हो गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि डाटा फिड्यूसरीज अगर डाटा को ये करें, उन पर पेनल्टी लगाई गई है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है यहाँ पे? देखिए, 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक रूलिंग दी थी, उसका नाम पुट्टास्वामी जजमेंट है, उन्होंने बोला था कि प्राइवेसी जो गोपनीयता है वो एक फंडामेंटल राइट है, मतलब वो मानव अधिकार है और हम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जुड़ता है। इसके लिए उन्होंने बोला था एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया जाए और फिर काम शुरू हो गया था डेटा प्रोटेक्शन लॉ पे। जो पिछला कानून है उसमें करीबन 90 से ज्यादा क्लॉज थे, पर अब देखें लोग कह रहे हैं कि नया जो कानून फ्राइडे को आया है लास्ट वीक, उसे बहुत सरल बना दिया है और समझने में आसानी हो गई है, पर उसमें तो सिर्फ 30 क्लॉज हैं। तो ये जो सारी जो तकनीकी चॉइसेस थी जो जिसमें एक भारतीय को प्रोटेक्शन मिलती, जैसे बोलते हैं कि आपसे कोई भी डेटा लेने से पहले आपको बताया जाएगा कि आपका डेटा लिया जा रहा है, तो अभी के कानून में ये बताया गया है कि आपको बताया जाएगा आपका डेटा क्यों लिया जा रहा है। पुराना कानून जो सरकार ने वापस लिया है, जो 2 साल करीबन 2 साल लगे थे बनाने में, उसमें आपको यही नहीं बताया जा रहा था कि आपसे डेटा क्यों लिया जा रहा है। आपको ये भी बताने की जरूरत थी कि कब तक वो डेटा वो निजी या सरकारी संस्था रखेगी और वो किसके साथ वो डेटा शेयर करेगी, मतलब थर्ड पार्टी शेयरिंग कब करेगी। ये सारी चीजें इस नए कानून प्रस्ताव में नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं हमने बार बार देखी हैं इस नए प्रस्ताव में कि ये सारी जो डिटेल्स हैं वो मिसिंग है, और बोला गया है कि केंद्र सरकार इसके लिए बाद में रूल बनाए। तो केंद्र सरकार, आप सोचिए, ऐसे रूल बनाएगी जो खुद पब्लिक डिपार्टमेंट पे लगेंगे, पर क्या वो ऐसे रूल बनाएगी जिससे वो अपने आप को और शक्ति देगी या वो जो गोपनीयता का अधिकार है उसे शक्ति देगी? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और मैं प्रश्न इसके लिए रख रहा हूं क्योंकि कोई भी कानून को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके लिए कोई निदान देने के लिए जो हमें चाहिए, उसके लिए एक संस्था होनी चाहिए, एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, जिसे डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोलते हैं, जैसे रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो सरकारी तो होती ही है, पर वो किसी मंत्रालय के नीचे नहीं आती, उसमें इंडिपेंडेंट लोग बैठते हैं, उसके फंड्स इंडिपेंडेंटली होते हैं और वो अपने फंक्शंस भी, मतलब अपना डे टू डे काम भी इंडिपेंडेंटली करती है। और ये पिछले प्रस्ताव में था जो 2 साल लगे थे बनाने पर। नए प्रस्ताव में ये बॉडी जो है, इसमें जो अपॉइंटमेंट होगी वो सरकार करेगी डायरेक्टली। इसमें कंडीशंस में जैसे वो क्या करे क्या नहीं करे वो भी सरकार ही तय करेगी,
तो सरकार के नीचे बैठेगी। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो एक केंद्रीय मंत्रालय है, उसका बेसिकली एक कोऑर्डिनेट ऑफिस बन जाएगा। तो आप खुद ये सोचिए, जो मैं प्रश्न पहले आपके सारे व्यूअर्स को पुट किया था, ये ऐसी एक बॉडी क्या उनके लिए काम करेगी या सरकार के लिए काम करेगी? क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन निजी कंपनियों पे ही नहीं लगता, डेटा प्रोटेक्शन सरकार पे भी लगता है, क्योंकि सरकार तो हमसे कितना डेटा मांगती है। आपने ठीक कहा, आपने दो बड़े सवाल उठाए हैं। एक तो कंसेंट के इशू के, क्या हमारा कंसेंट लिया जा रहा है हमारा डाटा शेयर करने से पहले, और अगर हम अपने कंसेंट को विड्रॉ करना चाहें तो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा आपने जो कहा कि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनाया गया है इसकी सारी अपॉइंटमेंट सरकार करेगी, तो ये सरकार के अधिक काम करेगी। राजीव चंद्रशेखर साहब, आपका इन दोनों पॉइंट्स पे हम जवाब चाहते हैं। मेरा नाम राजीव चंद्रशेखर नहीं है, मेरा नाम आर चंद्रशेखर, सॉरी सर, आर चंद्रशेखर। आपका सवाल क्या था? सवाल ये था कि दो मुद्दे उठाए अपार गुप्ता ने। पहला मुद्दा उठाया कि कंसेंट का मुद्दा, कि हमारा कंसेंट नहीं लिया जा रहा है, और डाटा अगर डाटा फिड्यूसरी कहीं शेयर करती है तो। और दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बन रहा है, जो कि कोर्ट के समकक्ष होगा, उसके सारे अपॉइंटमेंट सरकार करेगी, तो वो सरकार के लिए काम करेगी, न कि एक आम जनता के लिए जिसके डाटा शेयर किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो डेटा का कंसेंट जो मांगा जाता है, ऐसा है कि जब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी डेटा फिड्यूशरी एक सर्विस के लिए आपकी डेटा मांगता है, तो पहले वाले बिल में ये पर डेटा कलेक्शन लिमिटेशन का भी एक मुद्दा था, जिसके जरिए सिर्फ उस सर्विस देने के लिए जो डेटा है वो ही मांग सकते, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। अभी वो रेस्ट्रिक्शन निकाल दिया गया, और आपको जो भी आप सर्विस मांगते डेटा फिड्यूशरी आपसे कई सारे डेटा पॉइंट्स मांग सकते हैं। अब ये तो रियलिटी है कि एक सर्विस देने के लिए फेसबुक अलग से डेटा मांगते हैं, कई सारे डेटा पॉइंट्स मांगते हैं, और व्हाट्सएप कुछ डेटा मांगते हैं, टेलीग्राम और कम डेटा मांगते हैं। तो कम ज्यादा हो सकता है अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से। तो वो लिमिटेशन अभी हटा दिया है, जिसके वजह से सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा भी डेटा मांग सकते हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, विच इज डीम्ड कंसेंट। यानी आप अगर डेटा देते हैं और उसके आजू बाजू कोई सर्विस है जो प्रोवाइड करने की जरूरत है, या ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो माना जाता है कि आपने उस सर्विस के लिए भी कंसेंट दिया। और अगर उस सर्विस के लिए दूसरे डेटा प्रोसेसर के पास डेटा भेजना हो तो वो भी कर सकते हैं। पर मैं समझता हूं कि जो इसके जो डिटेलिंग होगा, उसमें प्रिकॉशंस लाया जा सकता है, जिससे जो भी डेटा ट्रांसफर होता है या जो भी डेटा यूटिलाइजेशन होता है, उसका जिम्मेदारी जो डेटा फिड्यूशरी है उसी के ऊपर होगा। और अगर किसी को उस पर आपत्ति है, किसी ऑब्जेक्शन है, तो ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड अपने काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, जो दूसरा सवाल आपने पूछा था। अब उसमें कहा जा रहा है कि जैसे सेबी फंक्शन कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है, मार्केट में फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे एक यूनिक सिचुएशन ये है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के सामने जो इश्यूज आएंगे, कई सारे प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर्स के भी होंगे और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के भी होंगे। और जहां तक गवर्नमेंट एजेंसीज का सवाल है, क्या ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है? और अगर जैसे अभी अपार गुप्ता जी ने कहा कि अपॉइंटमेंट सारा जब गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसीजन देना शायद आसान नहीं होगा। तो इसीलिए जहां तक मार्केट का सवाल है, मैं समझता हूं कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है और उम्मीद किया जा सकता है। पर जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, वैसे एक्ट में भी कुछ एग्जम्पशंस हैं, और वो एग्जम्पशंस काफी वाइड है, और लिमिटेशंस भी, जैसे डेटा
रिटेन किया जा सकता है, वो भी गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काफी सकता है, वो भी गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काफी अनलिमिटेड भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, शायद डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना मुश्किल होगा, पर जहां तक मार्केट का सवाल है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है। बिल्कुल, ये तो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। विनायक गोडसे साहब, आपसे अगर हम ये लेना चाहें कि जैसे कि कोई आम कंज्यूमर कोई भी ऐप डाउनलोड करता है, बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन उससे मांगे जाते हैं, वो देता है, उस इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज वो ऐप करता है, क्योंकि हमें ऐप यूज करना है तो हमने दे दिया। उसी तरह आपको नहीं लगता है कि एक आम आदमी अभी भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आधार इज नॉट मैंडेटरी, हम आधार नंबर्स को अपना सेव कर सकते हैं, लेकिन आप कई जगह जाइए, आप चाहे पासपोर्ट बनाना जाइए, बैंक में अकाउंट खोलने जाइए, वो KYC के लिए आधार नंबर्स मांगते हैं और आम आदमी को उसका पता नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है इसमें आम आदमी सफर करेगा, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, वो न चाहते हुए भी उन्हें शेयर करना होगा अपने सारे डाटा, और उसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड पेनल्टी भी, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, चाहे अमेजन की बात करें, ट्विटर, उनके पास ज्यादा पैसा है, आम आदमी जाके कोर्ट में हर चीज के लिए फैसला नहीं ले सकता है। नहीं, अभी यहाँ पे जो कंसेप्ट डीम कंसेप्ट करके जो इस पर्टिकुलर बिल में आई है, तो इसके जो सब प्रोविजंस देखोगे आप, तो ये सब था पहले वाली बिल में भी, बट इसमें डीम कंसेप्ट करके कंसेंट करके जो कंसेप्ट है, जिसके वजह से थोड़ा सा ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान एक्चुअली अट्रैक्ट कर रहा है। और उसमें भी जो पब्लिक इंटरेस्ट का जो पॉइंट है, उसमें भी उन्होंने कुछ एरियाज लिखे, लाइक स्कोरिंग के लिए या फॉर दैट मैटर फेयर रीजनेबल पर्पस के लिए भी पब्लिक इंटरेस्ट यूज किया जा सकता है। तो उसमें एक कंसर्न हमें दिख रहा है। हमें डेटा प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया अगर इंडस्ट्री बॉडी का पार्ट भी होगा, तो हम एक प्राइवेसी सिक्योरिटी कम्युनिटी को भी कैटर करते हैं, उसमें ये पर्टिकुलर पार्ट को बहुत डिस्कस हमारे कम्युनिटी में हो रहा है। सो दैट, जिसके वजह से थोड़ा सा तो चैलेंज दिख रहा है हमें। बट दूसरे जगह पे हम देखते हैं इसको, तो इस पर्टिकुलर बिल में प्रोसेसिंग की डेफिनेशन बहुत वाइडली डिफाइन की है। यूजुअली क्या होता है कि प्रोसेसिंग बहुत हाई लेवल पे होता है, देन उसका एक लेवल पे जब रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट की बात होती है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये क्या है। तो इसमें प्रोसेसिंग की डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है। कुछ रिएक्टिव कुछ प्रोसेसेस इसमें इंटरेस्टिंग करे हुए, जैसे कंफर्मेशन ऑफ प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि किसी कंपनी के पास मेरा डेटा है, तो कोई भी डेटा प्रिंसिपल जिसको बोला गया है, टर्म यूज की है सिटीजन्स के लिए, रेसिडेंट्स के लिए, तो किसी कंपनी के पास जाके बोल सकता है कि बताओ आप मेरा डेटा यूज करते हो और किस तरह से यूज करते हो, कौन सी प्रोसेस करते हो बेसिकली। तो वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां से ले सकता है, एंड वो कंफर्मेशन उससे ले सकता है बेसिकली। तो एक प्रोविजन इंटरेस्टिंग हमें इसमें दिखा है कि इस तरह का डेटा प्रोटेक्ट प्रिंसिपल के पास राइट है। बट ओवरऑल अगर प्राइवेसी के अभी के जो एक्सपेक्टेशंस हम देखते हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं, उसमें डीम कंसेप्ट की कंसेप्ट में कुछ एरियाज डेफिनेटली लेजिटमेट है कि जिसमें शायद कंसेंट का बहुत ज्यादा यूज होना भी डिफिकल्ट हो सकता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, डिजिटाइजेशन के हिसाब से, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो जो प्रोसेस में जो में देखना पड़ेगा कि रूल्स कैसे बनते हैं, और रूल्स के आधार पे बहुत सारा डिसीजन होगा। अपार गुप्ता साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे। इस बिल में एक प्रोविजन, जो ड्राफ्ट बिल है, इसमें एक प्रोविजन ये भी रखा गया है कि सर्टेन बिजनेसेस जैसे स्टार्टअप्स हैं, इस तरह के बिजनेसेस को एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है, उसमें नंबर ऑफ यूजर्स और वॉल्यूम के आधार पे। क्या आपको लगता है कि इसका भी मिसयूज हो सकता है? देखिए, इसका मेरे को लगने की बात नहीं है, ये होएगा, क्योंकि मैं इसमें सबसे पहली चीज जो ये तय करेगा कि कोई एक निजी कंपनी को एग्जेम्प्ट करना या क्लास ऑफ निजी कंपनीज को एग्जेम्प्ट करना, प्राइवेट कंपनीज को एग्जेम्प्ट करना, वो कौन तय करेगा? वो रेगुलेटरी बॉडी जैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड, सेबी, जो मार्केट रेगुलेशन देखती है, वो नहीं करेगी। तो इस कानून के अंदर, प्रस्ताव के अंदर बोल रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा, वो नहीं तय कर रहा है। कौन तय कर रही है? ये केंद्र सरकार तय करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तय करेगी। तो ये सोच हमें खुद लगानी चाहिए कि क्या हम भारतीय, हमारी एक्सपीरियंस में जब कोई भी सरकार डायरेक्टली
मतलब रेगुलेटरी बॉडी बनाती है, पर अपने आप बोल देती है कि मैं तय करूंगा कि ये निजी कंपनी या वो निजी कंपनी, इसको एग्जेम्पशन मिलेगा इस कानून से, मतलब ये कानून लगेगा ही नहीं उस पे, वो कैसे तय करेगी, ये बताइए मुझे। और दूसरी बात, इसके अंदर ये बोला है कि नेचर ऑफ द डेटा एंड वॉल्यूम के ऊपर तय करेगा। तो इसके अंदर ये नहीं बोला है कि जैसे छोटी कंपनियां, जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज होती है, जैसे एमएसएमई बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको करेंगे। इसका मतलब ये भी होता है कि कोई निजी कंपनी इतनी बड़ी है कि हम उसे एग्जेम्प्ट करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला है कि, और पिछले बिल में क्या था, पिछले बिल में ये था कि हम कुछ निजी कंपनियों को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं जिनका काम बहुत छोटा है, जो ये डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, जो उनकी बिजनेस के इंसिडेंटल है, मतलब वो उनका डेटा का काम नहीं है, पर डेटा थोड़ा बहुत आ जाता है उसके अंदर। मतलब अगर एक छोटा सा क्लिनिक चला रहा है और अगर कोई एक पूरा अस्पताल चला रहा है, उसमें तो बहुत अंतर है ना। और अगर कोई अस्पताल की एक पूरी चेन चला रहा है, उसमें बहुत अंतर है। और अगर कोई ये आपके मेडिकल डेटा के बेसिस पे एक पूरा बिजनेस, एक पूरा कंपनी बनाता है, वो बहुत अलग है। तो इस बिल के अंदर सरकार इन सबको एग्जेम्प्ट कर सकती है। पुराने बिल के अंदर वो सिर्फ वो छोटे नर्सिंग होमों को एग्जेम्प्ट कर पाती, क्योंकि तो ये बहुत ज्यादा पावर है। रेगुलेटरी बॉडी इसे एक्सरसाइज नहीं करेगी, सीधे केंद्र सरकार करेगी। और दूसरी चीज, इसको एक्सरसाइज करने के लिए भी जो कंडीशंस दी गई हैं, वो सही तरीके से डिफाइंड नहीं है, वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है सरकार। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे आएंगे जब ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में जाएगा। सरकार चाहती है कि बजट सेशन में इसको डिस्कस करके पास करा दें। फिर एक बार ये देखना होगा कि पार्लियामेंट में कैसे मुद्दे उठते हैं। हमारे लिए इतना ही वक्त था आज के डिस्कशन के लिए। तो इन सारे मुद्दों पर सरकार फैसला करेगी, पार्लियामेंट फैसला करेगा, और ये देखना होगा कि क्या बजट सेशन में ये बिल पास हो पाता है, और क्या हम बाकी देशों में, जहां चाहे यूरोपियन यूनियन की बात कीजिए, यूएस की बात कीजिए, चाइना की बात कीजिए, जहां ये डाटा प्रोटेक्शन बिल पास हो चुका है और इम्प्लीमेंटेड है, क्या हम भारत में इसे जल्द से जल्द कर सकते हैं और कितना इसे निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। तो आप सब मेहमानों का ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते स्पॉटलाइट में हम फिर जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।